हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आज इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में, पोल्यूशन के बारे में एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो फर्स्ट जो आता है हमारे पास ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, द ओजोन लेयर इज़ अ रीजन इन स्ट्रेटोस्फेयर 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ विच कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन गैसेज। ठीक है, ओजोन गैस की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर, जो हमारा अर्थ होती है। तो अर्थ के अराउंड जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमने लेयर्स में डिवाइड करा हुआ है। जैसे एटमॉस्फेयर जो हमारा गैसेस, डिफरेंट गैसेस से मिलके बना होता है, हमने लेयर्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ट्रैपोस्फेयर, बट जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसका डिस्टेंस होता है 15 से 35 किलोमीटर तक का, और इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, मतलब ओजोन गैस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड दैट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UVB रेडिएशन फ्रॉम द सन। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ये एक्ट करती है। और किससे प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन, और स्पेशली कौन सी, UVB। ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेज की लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट है इसमें UVA, UVB, देन UVC। तो UVB है, इससे प्रोटेक्ट करती है हमें कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, इसका काम क्या होता है वैसे UVB का, कॉज स्किन टू डार्क या फिर कॉज स्किन कैंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस। अब ये ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड अदर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करती है किस किस चीज़ से, स्किन कैंसर ना हो, या फिर कैटरैक्ट, कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद की बीमारी, और अदर हार्मफुल इफेक्ट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट इज मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग UV रेडिएशन। तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको ज़्यादातर ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये कमी अमाउंट में अर्थ के सरफेस तक पहुँच पाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। ठीक है, मेंटेन करके रखती है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन होता है रिड्यूस होना। ठीक है, तो ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है, इसका मेन कोज है कोज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको बोलते हैं CFCs, या फिर हेलोन्स, हेलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एट्सेट्रा। ठीक है, मेन कोज कौन से होते हैं इसके, CFC की वजह से ओजोन लेयर जो होती है वो डिप्लीट हो जा रही है, या फिर टूटती जा रही है, या जो इसकी लेयर होती है वो क्या हो रही है, थिन होती जा रही है, पतली। ठीक है, और जितनी पतली होगी ओजोन लेयर वो उतना ही हार्मफुल होगा हमारे लिए, क्योंकि UV रेडिएशन फिर उतनी ज़्यादा अर्थ पे पहुंच सकती है। आगे इसमें दिस केमिकल्स रिलीज क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स विच डिस्ट्रॉय ओजोन। ठीक है, ये जो हमने केमिकल्स पढ़े हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, ये कौन से केमिकल रिलीज़ करते हैं, Cl एंड Br। इनके बीच में ये डॉट जो लगा है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये डॉट कैसे बना, जैसे क्लोरीन है और एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड रहता है क्लोरीन के साथ ही, इनके बीच में होती है होमोलैटिक लीवेज। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके बनाता है ये इसके पास वापस आ जाता है, एंड इसका इसके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वहाँ पर जो ओजोन लेयर ऑलरेडी बन चुकी है, ये उसके साथ मिलके क्या बना देगा, ClO। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस साइड में निकल जाती है। फिर अगेन जो ये वाला है ClO, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देता है, सिर्फ Cl। आगे क्या बन जाती है, ऑक्सीजन, O2 गैस। नेट रिएक्शन में हमारे पास क्या बचता है, जो सेम चीज़ होगी वो कैंसिल कर देना। यहाँ पर रिएक्टेंट में ClO है, वहाँ पर प्रोडक्ट में, यानी यहाँ पर क्लोरीन है एंड यहाँ पर क्लोरीन है। बचे क्या, O3 एंड O, ये बन गया O3 एंड O। यहाँ पर बना O2 कितने हैं, यहाँ पर 2O2। बस जो भी है रिएक्टेंट में हमारे पास पहले ये था, प्रोडक्ट में सिर्फ ये बचा है। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारे पास पहले ओजोन गैस थी, और प्रोडक्ट में हमारे पास अब सिर्फ ऑक्सीजन बची है। ठीक है, इसका मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है या कम हो चुकी है इन केमिकल्स की वजह से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रिवेंटेड मेजर्स। ठीक है, इनको ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो जो केमिकल्स थे उन पर बैन लगाना चाहिए, CFC। ठीक है, बैन ऑन CFC एंड हार्मफुल केमिकल्स, यूज़ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पोल्यूशन।
Pollution is undesirable change in physical, chemical, biological characteristics of the environment which causes harm to living organisms. तो पोल्यूशन क्या होता है, ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है. कहाँ कहाँ पर? फिजिकल भी अफेक्ट करता है, केमिकली भी एंड बायोलॉजिकली भी. इन सब में इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. ठीक है, इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट पोल्यूशन होता है हमारे पास एयर पोल्यूशन. इट इज कॉज्ड बाय स्मोक, गैसेज, डस्ट, व्हीकल एमिशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, इन सब चीज़ों से ये मेन कॉजेज़ हैं, मेन कारण है जिससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है. और ये कॉज कहाँ करता है, इफेक्ट कहाँ करता है? ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है, जिससे हमारे क्या हो जाती है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस. और क्या करता है इन्वायरमेंट में? ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है एंड एसिड रेन. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा एंड एसिड रेन बढ़ाएगा. ठीक है, एसिड रेन किससे कॉज होती है? मीन सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से. और ये सल्फर नाइट्रोजन ज़्यादातर ऑटोमोबाइल से भी निकलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर पोल्यूशन. कॉज्ड बाय सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऑयल स्पिल्स एट्सेट्रा. ठीक है, किन किन कारणों से कॉज होता है वाटर पोल्यूशन? सीवेज, इंडस्ट्रियल, इन सब का वेस्ट से, या फिर फर्टिलाइज़र्स. कुछ फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो पानी को भी क्या कर देंगे? वो कॉन्टामिनेट कर देंगे. कॉन्टामिनेटेड मतलब ख़राब कर देंगे. इनका मेन कॉज क्या आता है? वाटर बोर्न डिजीज़ एंड डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ. पानी में एक बार चल गए ये केमिकल्स, तो जो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ है, पानी वाले जीव, उन पर क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट होगा. नेक्स्ट पोल्यूशन आता है हमारे पास, थर्ड वन इज सॉइल पोल्यूशन. इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट. ठीक है, इनका ज़्यादा मात्रा में अगर हम यूज़ करें फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड का, क्योंकि हम एक्सेसिव यूज़ किसका कर रहे हैं यहाँ पर? प्लास्टिक का. एंड एनिमल्स की लाइफ को भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन. कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर, व्हीकल्स, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फायरवर्क्स. इन सब से क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है. मेन कॉज क्या होता है इनका? हेडेक, स्ट्रेस एंड हियरिंग लॉस भी हो सकती है. फिफ्थ पोल्यूशन आता है हमारा थर्मल पोल्यूशन. इट इज़ कॉज्ड बाय हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से जो गर्म पानी, ज़्यादा हॉट वाटर निकलता है, ठीक है, या फिर पावर प्लांट से निकलता है, वो कहाँ पर फेंक देते हैं इनको? वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स वगैरह में. तो क्या इफेक्ट करता है ये? राइज इन टेम्परेचर राइज हो जाता है और अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ. वही पानी वाले जीवों को क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट डालेगा. नेक्स्ट आते हैं इनके कंट्रोल एंड मेजर्स. कंट्रोल एंड मेजर्स में वही कॉमन चीज़ है, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. किसी का भी हार्मफुल इफेक्ट है तो उसको कम से कम यूज़ करना है. ठीक है, रिड्यूस, देन रीयूज़, दोबारा एक ही चीज़ को रीयूज़ करो, एंड रिसाइकल. ठीक है, एंड यूज़ क्लीन फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी. जो ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास एनवायरनमेंट में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे सन एनर्जी, सनलाइट. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट. ठीक है, जो वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फैक्ट्री में से वेस्ट निकलता है, उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके, ऐसे नहीं है कि सिंपल वाटर बॉडीज़ में उसको स्प्रेड आउट कर दिया जाए. ठीक है, नेक्स्ट आता है अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन. एक होता है डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना, ये होता है अफॉरेस्टेशन, उनको लगाना. यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इससे ऑटोमोबाइल से पोल्यूशन जो होता है वो भी कम होगा. एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड लॉज. ठीक है, इन्वायरमेंट पे हमें क्या बनाना चाहिए? लॉज एंड अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में. नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एट जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल्स. बायोडाइवर्सिटी सिंपल मीनिंग है इसका वैरायटी. ठीक है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ रहती है, जेनेटिक्स में भी एंड इकोसिस्टम लेवल में भी, और अलग अलग इनकी वेरिएबिलिटी रहती है. लेवल्स क्या होता है बायोडाइवर्सिटी के? फर्स्ट है इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन सी आ रही है? वेरिएशन इन जीन्स. जब जीन्स में वेरिएशन हो तो उनको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी. एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस. ठीक है, राइस की क्या होता है? डिफरेंट वेराइटीज़ भी होती है हमारे पास. सेकंड है इसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. ठीक है, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन. कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं? जैसे फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड एक्वाटिक। अब ये जो हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बायोडाइवर्सिटी हमें ये सब चीज़ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सपोर्ट लाइफ एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल चीज़ें क्या है, थ्रेट्स क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। जो होम रहता है एनिमल्स का, ठीक है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो वो क्या होता है, अगर हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन। एक होता है कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना, ठीक है, टूट भी सकता है। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जो हमारे पास जो एनर्जी होती है या फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनका एक्स्ट्रा यूज़ करना है। जैसे कुछ फ़िश की प्रजातियाँ होती है, ठीक है, ओवर फिशिंग करनी, तो इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन। ये भी एक क्या है, थ्रेटेड बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट इज इन्वेसिव स्पीशीज़। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। तो ये सब क्या है, थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। लास्ट आता है हमारे पास कंजर्वेशन मेजर्स। अब कंजर्वेशन कौन कौन से हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, नेक्स्ट वन इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें आ जाते हैं हमारे पास जैसे जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, इसमें आ जाता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो पार्क है उसको नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, जो भी एरिया है, ठीक है। इसलिए क्या, ताकि उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो, ठीक है। ह्यूमन उनका क्या करे, ज़्यादा यूज़ ना करे। जो वहाँ पर जैसे हंटिंग वगैरह भी रोक दी जाती है, ठीक है, तो उसको एक तरह से क्या करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। सेम ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन भी कई चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। आउटसाइड मतलब जैसे जू एंड इसमें क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड सीड्स बैंक। अब इसमें मेन थिंग क्या होती है, जो भी हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहेगी उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा लेंगे, ठीक है, और किस में रख देंगे, एक आर्टिफिशियल सर्टेनिटी में, जैसे कि ज़ू बना देते हैं, ठीक है, उसमें रख देंगे। अब उधर क्या है, उनको कंजर्व करके रखेंगे ताकि वो जल्दी से क्या हो, एक्सटेंड ना हो जाए। तो ये डिफरेंस याद रखना इन सिटू कंजर्वेशन में एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन में। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है ये बायोडाइवर्सिटी का, जो सेकंड पार्ट था इकोसिस्टम का।